की बात करें, शुरू से बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ तुम्हें। पहले तुम्हें वो बता रहा हूँ जो उस किताब में भी नहीं लिखा, फिर उस किताब से चालू कर देंगे अपन। इंग्लिश क्या है पहले, जैसे अपना ये मैथ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, उसी तरह से इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। क्या? एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। और किसी भी भाषा को, इंग्लिश को सीखो या हिंदी को सीखो या किसी अन्य भाषा को सीखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ क्या होती है? हमें 4 स्टेप्स पर डे करना पड़ता है। आज मैं जो 4 स्टेप्स बता रहा हूँ उनको अगर तुम रोज़ करोगे तो तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो बताते जाए उतना करना है। पहली स्टेप क्या है? जितना सीख रहे हो उतना बोलना चालू कर दो। अपनी डे टू डे स्पीकिंग में, दिन प्रतिदिन में, वार्तालाप में अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम धुआंधार इंग्लिश बोलने लग जाओ, हम ये कह रहे हैं जितना आता है उतना बोलो। सेंटेंस आता है तो सेंटेंस पूरा बोलने लगो। सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो एक एक शब्द ही बोलना चालू करो। जैसे हम बोलते हैं रविवार को संडे बोल रहे हैं, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं वो। तो ये सबसे पहले जिस दिन से सीखना चालू किया उस दिन से बोलना चालू करो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जो सीख रहे हो उसको लिखना चालू करो। लिखने का मतलब तो लिखोगे तो तुम वही, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बोर्ड कॉपी पर तो उतारोगे ही, बट लिखने का मतलब ये नहीं है वो तो उतारोगे, वो तो कंपलसरी बात हो गई। इसके अलावा भी उसको घर पे लिख लिख के देखना है। जैसे मैंने कोई आज सेंटेंस पढ़ाया, उसी टाइप के सेंटेंस तुम लिख के देखो, 4-5 देखो, भले ही जितने आ रहे हैं उतने देखो। तो स्पीकिंग और राइटिंग दो चीज़। तीसरी चीज़ है लिसनिंग, यानी कि अगर हिंदी नहीं आती है तो पता। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, तीसरी चीज़ है लिसनिंग, और चौथी चीज़ है रीडिंग। हम चाहें तो इसको सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि अब तुम कोचिंग पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए हम स्पीकिंग पर ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ भी नहीं रहे हो तब भी इससे काम चला सकते हो। रीडिंग रोज करने लगोगे अपने आप तो भी आ जाएगी। ये 4 काम पर डे करने हैं हमको, ठीक है? 4 काम रोज करने हैं, इनको लिख लेना ध्यान से। मतलब रोज कुछ ना कुछ बोलना है अंग्रेजी में। रोज जितना सीखते जाओ उतना बोलते जाओ। ये नहीं है कि कुछ ना कुछ आज तुमने 2 सेंटेंस बोले, कल 2 बोलोगे। आज ज़्यादा सीख गए तो कल और ज़्यादा बोलोगे। ऐसे रोज सीखना है, ऐसे ही रोज लिखना है कुछ ना कुछ अपने मन से। एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। फिर पर डे तुम्हें लिसन, माने क्या होता है? सुनना। जो अंग्रेजी बोल रहा है सामने वाला, जैसे मैं ही इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसको हम क्या है, पहले अवॉइड कर जाते हैं। किसी अंग्रेजी बोलने वाले को सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों को अवॉइड करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अरे जी इंग्लिश बोल रहा है, छोड़ो। चैनल देख रहे हैं टीवी पे, रिमोट से चैनल कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोलने वाला चैनल आ जाता है तो उसको तुरंत बदल के हिंदी में आ जाते हैं। कि नहीं आ जाते हैं हिंदी में? क्यों? क्योंकि वो हमको समझ में नहीं आ रही है। तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपन। ये नहीं समझ में आ रही है फिर भी हमको सुनना है, ठीक है? फिर रीडिंग करेंगे। रीडिंग मतलब पढ़ना। जो तुम्हें किताब अच्छी लग रही है अंग्रेजी की, चाहे वो स्टोरी बुक हो, चाहे कविताओं की हो, चाहे किसी की हो, चाहे तुम्हारे पुराने चैप्टर की, पुराने क्लास की हो, चाहे नए क्लास की हो, रोज पढ़े 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 पेज, 2 पेज, जितना तुम पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने का मतलब ये नहीं है पढ़ पढ़ के सुना दी किसी को, पढ़ के उसकी हिंदी करनी है। हाँ, उसको समझना है। जितना आ रहा है उतना समझो, नहीं समझ में आ रहा है उसके मीनिंग पर अंडरलाइन कर दो, उन मीनिंगों को लिख लो। फिर डिक्शनरी में, यार मोबाइल में ढूंढ के फिर से पढ़ो उसको दोबारा। हर चीज़ को 2 बार पढ़ना चाहिए। तो ये काम अगर रोज करोगे ना तो तुमको 90% आएगी समझ में इंग्लिश। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये काम कुछ भी नहीं करोगे तो तुमको उसमें से 30% ही आएगी। कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है बताओ। ये तो ये काम तो तुम्हें टास्क बता दिया रोज के लिए, मैं कहूँ या ना कहूँ पर ये तुम्हें करना है रोज। जो होमवर्क दे रहे हैं उसके अलावा करना है। अब आते हैं इसको सीखने पे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी सबसे पहली यूनिट क्या है?
किसी भी लैंग्वेज की सबसे पहली यूनिट क्या होती है? अक्षर होती है। क्या होती है? ये तो टास्क है, टास्क टू डू, रोज करने के लिए। अक्षर सबसे पहली यूनिट होती है। अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। ठीक है, इस अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। उन 26 लेटर्स के सेट को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं, है ना। जैसे हिंदी में 52 होते हैं, 52 होते हैं, तो उसको सेट को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला को ही अल्फाबेट कहते हैं। 26 लेटर में से इसको डिवाइड भी अलग अलग करके दिया। इसमें 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, और 5, अब इसका साउंड वॉवेल नहीं होता, इसका साउंड होता है वाउल्स। हम सब गलत बोलते हैं, इसको कहते हैं वाउल्स। ठीक है, तो 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और 5 वाउल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, 5 होते हैं ये, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वाउल्स होते हैं। बाकी के जो बचे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे और के, एल, एम, एन, पी और क्यू, आर। नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आर, एस, टी और वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये 21 गिन लो। ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये है सबसे पहली यूनिट, सबसे छोटी। किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? लेटर। उससे बड़ी क्या होती है बताओ? वर्ड। वर्ड होती है उससे बड़ी यूनिट। वर्ड यानी कि शब्द। ठीक है, शब्द किससे बनता है? लेटर से। कैसे? अगर हम वर्ड को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स, अक्षरों का समूह होता है वर्ड। क्या हर अक्षरों का समूह वर्ड होता है? नहीं होता। यह तो अक्षरों का समूह, ये भी लिखा है, क्या ये वर्ड है? सब नहीं है। अक्षरों का ऐसा समूह जो कि कोई अर्थ देता है, जिसका कोई मतलब होता है, उसे कहते हैं वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एम, ए और एन, 3 अक्षरों का समूह हो गया। इसका मतलब होता है ना, हमें पता पड़ गया इसका एक मतलब होता है मैन यानी कि आदमी, इसका एक मतलब होता है। तो ये क्या हुआ? ये एक वर्ड हुआ। 3 अक्षरों से मिलकर ये क्या बना? वर्ड बना। अगर मैं इसी को ऐसे क्या लिखता, एन ए एम, तो क्या इसका मतलब होता? एन ए एम ही तो होता है, नेम माने नाम, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। अक्षरों का समूह जो कि एक अर्थ देता है उसे कहते हैं वर्ड। लेकिन ये भी बात गलत है, अक्षरों का केवल समूह नहीं, एक अक्षर भी वर्ड हो सकता है। बताओ, हो सकता है क्या? एक अक्षर भी वर्ड हो सकता है। कैसे? हाँ, इसने कहा आई, मैंने लिखा आई। अब आई का मतलब मैं भी तो होता है, तो ये भी एक शब्द है। ऐसे ही मैं अगर ये लिखूं आ, ए लिखते हैं, जिसका अर्थ, जिसको अपन साउंड अ करते हैं, जैसे दिस इज अ मैन, उसमें आ का क्या मतलब है? एक। तो ये भी एक वर्ड हुआ। तो एक अक्षर का भी हो सकता है वर्ड। इससे बड़ी यूनिट क्या होती है? सेंटेंस। करेक्ट। इससे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जिस तरह से अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, उसी तरह से शब्दों के समूह को, यानी कि वर्ड के ग्रुप को, जो कि एक अर्थ देता है, जो एक मीनिंग देता है, जो जिससे एक बात समझ में आती है, उसे कहते हैं सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। मीनिंग देना चाहिए।
अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ही इज माई फ्रेंड, या फिर मैं लिख रहा हूँ यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, या फिर मैंने लिखा आर यू हैप्पी। ये तीन मैंने समूह लिखे शब्दों के। इसमें 1 2 3 4 4 शब्द हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 शब्द हैं, इसमें 3 शब्द हैं। अब इसका एक मतलब निकल के आ रहा है। क्या मतलब है इसका? ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ये क्या है? क्या ये सेंटेंस है? है। ऐसे यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, क्या ये सेंटेंस है? है, क्योंकि इसका भी अर्थ निकल रहा है। ऐसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या ये सेंटेंस है? है, क्योंकि इसका भी अर्थ निकल रहा है। अब सपोज करो कि मैंने सेंटेंस लिखा, यहां पर लिखा मैंने वी दे यू गुड। अब मैंने 4 शब्द ले लिए, क्या कोई इसका मतलब निकल रहा है? इन सब के मतलब है। वी माने हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम, गुड का मतलब अच्छा। लेकिन ये शब्द हैं अलग अलग, इसका पूरा इस मतलब चारों शब्दों से अपना कोई बात नहीं निकल के आ रही, अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो हमें क्या समझने को मिला कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, जो मीनिंग देता है, उसे कहते हैं सेंटेंस। लेकिन ये भी बात गलत है उसकी तरह। क्या एक शब्द सेंटेंस हो सकता है? देखो उसने बोला क्या एक शब्द सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है। जैसे यहाँ 4 शब्द हैं, सेंटेंस बन रहा है। सेंटेंस एक बात है, सेंटेंस यानी कि बात, बात यानी कि स्पीच। हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस कोई वाक्य कहते हैं, वही एक बात है। तो बात समझ में आ रही है तब है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसने बोला गो, अब इस गो शब्द को लिखता हूं तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। गो माने तुम बोल दोगे गो मीन्स जाना होता है। अब गो के आगे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये वाक्य बन गया। इसका मतलब हो गया जाओ। जाओ से कोई बात समझ में आई कि नहीं? कोई बात कही जा रही है जाने के लिए। इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आगे सीखेंगे हम। गो मीन्स जाओ। ऐसे ही मैं लिखा यहाँ कम, कम का मतलब आना, फुल स्टॉप लगा दिया तो आओ। तो एक शब्द के भी सेंटेंस, एक शब्द का भी हो सकता है। इसी तरह से एक अक्षर का भी शब्द हो सकता है। ठीक है, लिख लो।